हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरे जितने भी आपका टॉपिक थे उससे अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब जो टॉपिक से हम लोगों ने पढ़ा है उससे जो भी क्वेश्चन बने हैं उसके लिए हम लोग MCQ आज देखेंगे। चैप्टर 1 से जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, नहीं? तो चलिए, आइए आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने चैनल RS Academy 22.0 पे आप सबको तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा? हिमांक का अवनमन नहीं, हिमांक का अवनमन क्या है? यह एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है, जैसे कि हम लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा था, नहीं? अब पूछ रहे हैं यहाँ से कि आपका 4 पदार्थ दिए हुए हैं, 4 गो पदार्थ हैं, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ग्लूकोज, पोटेशियम सल्फेट। अब इनमें से पूछ रहा है कि किसका हिमांक का अवनमन सबसे ज्यादा होगा यानी अधिक होगा। हिमांक का अवनमन अधिक होता है मतलब जिस पदार्थ का अगर आपका आयन ज्यादा होंगे, नहीं? और आयन मतलब जो आयनों में वियोजित हो जाएंगे उसकी हिमांक का अवनमन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग यूरिया और ग्लूकोज ऐसे पदार्थ हैं जो आयन में वियोजित नहीं होते हैं ना, तो ये आपका वियोजित नहीं होंगे। कौन कौन? यूरिया और ग्लूकोज, ये वियोजित नहीं होते हैं ना, नहीं होते हैं। याद रखेंगे, ग्लूकोज और यूरिया वियोजित नहीं होते हैं, तो इसलिए ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब हम लोग चलते हैं सोडियम क्लोराइड पे। सोडियम क्लोराइड या आपका सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है, यानी यहाँ पर आयनों की संख्या कितना हो गया? 2, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 आयन। अब पोटेशियम सल्फेट को भी तोड़ेंगे हम लोग, तो भी टूट जाता है, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन। यहाँ पर -2, यहाँ पर प्लस केवल एक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कितने आयन बन गए, एक प्लस और 2 माइनस, यानी कि कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर आपका आयन दोनों में बन रहे हैं, सोडियम क्लोराइड में भी और पोटेशियम सल्फेट में। तो यहाँ पर किसका हिमांक का अवनमन ज्यादा होगा? तो जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगा, नहीं? तो जिसमें आयन की संख्या ज्यादा है उसका हिमांक का अवनमन ज्यादा। तो यहाँ 2 और यहाँ पर कितने हैं? 3, यानी कि पोटेशियम सल्फेट में आयन की संख्या ज्यादा है, इसलिए पोटेशियम सल्फेट के हिमांक का अवनमन अधिक होगा। समझ गया? क्लियर हो गया, नहीं? चलिए, तो इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन को अपनी आसान तरीका से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। समझ गए बच्चे? चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि मूललता प्रदर्शित होती है, मूललता को प्रदर्शित तो किया जाता है, मतलब इसका मात्रक पूछ रहा हम लोग से, नहीं? मूललता प्रदर्शित होती है, किससे प्रदर्शित मूललता को किया जाता है? तो सबसे पहले आपको मूललता का डिफिनेशन हमने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं? विलेय की सांद्रता जब पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने पढ़ा था मूललता का डिफिनेशन, मूललता का, मूल अंश का, नॉर्मलता का, फॉर्मलता का, भार प्रतिशत, आपका आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, पीपीएम, ये सारी आपका जो विलेय की सांद्रता सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप यहाँ मूललता के बारे में पूछे तो मूललता क्या है? मूललता का डिफिनेशन ही होता है प्यारे बच्चे कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मूललता कहा जाता है, नहीं? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मूललता, यानी कि यहाँ पर आपका मोल पर केजी, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नहीं? अब मोल प्रति लीटर ये आपका किसका होता है? ये मोलरता का होता है। किसका होता है? मोलरता का होता है। समझा गई बात ना? लेकिन हम लोग से पूछ रहे हैं क्या? मोललता। तो मोललता को मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम यानी प्रति केजी, इस तरह से इसे क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको घुमाकर पूछ दे बच्चे कि मूललता प्रदर्शित होती है, इसके जगह पूछे मूललता का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक में भी आपका यही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर करा, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो आप लोगों को पता अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, नहीं?
अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं प्यारे बच्चे? 4 होते हैं। कितने? 4। तो हम लोग को पता है। तो इसमें आपका हिमांक का अनमन ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक का उन्नयन ये भी आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। प्रकाशीय क्रियाशीलता ये कुछ अलग अलग है, यानी कि आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो 3 आपका अनुसंख्यक गुणधर्म, लेकिन सी यानी प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं, जिसमें 3 यहाँ दिया। एक और कौन होता है आप लोग बता सकते हैं? एक और होता है प्यारे बच्चे आपका प्रासरण दाब। प्रासरण दाब नहीं, ये प्रासरण दाब आपका क्या होता है? अनुसंख्यक गुणधर्म। तो कितने हो गए? 1 2 3 और एक आपका क्या होगा चौथा नंबर में आपका प्रासरण दाब। समझ गए नहीं? तो 4 होते हैं आपका अनुसंख्यक गुणधर्म, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका कर रहा है किसी विलयन में सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता, यानी तापमान बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कौन सा है आपका ये बताना, कौन सी सांद्रता को व्यक्त करने का विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता, ताप से कोई मतलब नहीं है। तो नॉर्मलता का कोई मतलब नहीं है, ताप बढ़ाइए या घटाइए कोई दिक्कत नहीं है। आपका नॉर्मलता का भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्मलता में भी कोई दिक्कत नहीं, स्थिति तापमान से कोई प्रभावित नहीं होता है। सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉर्मलता फॉर्मलता, ये आपका ये सब प्रभावित होते हैं नहीं, लेकिन हम लोग से पूछ रहे हैं क्या चीज नहीं करता है। ये मोलरता को प्रभाव पड़ता है, नॉर्मलता भी पड़ता है, फॉर्मलता पर भी पड़ता है, लेकिन मोललता पर तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? डी इज द राइट। समझ आ गई ना? तो अब यहाँ पर मोललता हो गया, याद रखेंगे। और होते हैं एक मोललता, मोललता नहीं, एक आपका होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यानी मोलंश, मोल प्रभाज। एक आपका होता है भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, प्रतिशत। ये 3 पर प्यारे बच्चे आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आपका तापक्रम का बढ़ाएंगे घटाएंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में गई बात ना? लेकिन आपका मोलरता नॉर्मलता फॉर्मलता ये सब पर आपका ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप में परिवर्तन होने पर मोलरता नॉर्मलता फॉर्मलता ये बदल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी यानी मोललता मूल प्रभाज और भार प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तापक्रम का। समझ आ गई बात ना? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या? समप्रासरणी विलयन के डॉट डॉट बराबर होती है। अब समप्रासरणी विलयन आपका क्या होता है ना, तो ध्यान रखेंगे। समप्रासरणी विलयन में आपका क्या होता है बहुगा? विलयन के बराबर होते हैं। इसमें आपका सांद्रता और दाब जो होता है प्रासरण दाब ये दोनों समान होते हैं। तो याद रखेंगे ऐसे विलयन जिसका नहीं समान ताप पर प्रासरण दाब तथा सांद्रता दोनों क्या हो? बराबर यानी समान हो, तो उसे हम लोग समप्रासरणी विलयन कहते हैं। तो समप्रासरणी विलयन के क्या बराबर हो सकता? घनत्व नहीं, आपका नॉर्मलता नहीं, शक्ति नहीं, यानी कि मोलर सांद्रता क्या होता है आपका? बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन आपका सही हो जाएगा? डी। सुना गई बात ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि HCl H2O यानी कि अम्ल और कौची है? जल, अम्ल और जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जल के एजियोट्रॉपिक मिश्रण। एजियोट्रॉपिक मिश्रण का मतलब प्यारे बच्चे आपका पूछ रहा है स्थिर, स्थिर क्वांथी, हाँ क्वांथी, स्थिर क्वांथी पूछ रहा है आप हम लोग से। स्थिर क्वांथी, स्थिर क्वांथी यानी कि आपका स्थिर क्वांथी मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है। तो एजियोट्रॉपिक यानी स्थिर क्वांथी में क्या रहता है आपका बबुआ? मिश्रण में।
तो इसमें याद रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल यानी अम्ल और जल जब मिलाते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, ज्यादा मात्रा में आपका जल होता है और कम मात्रा में अम्ल होता है। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि जल में जो अम्ल की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, बहुत कम मात्रा मिलाई जाती है। तो जब भी आपका एजियोट्रॉपिक मिश्रण में HCl अम्ल और H2O मिलाया जाता है तो आपका अम्ल जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, तो आप याद रखेंगे 20% ही मिलाया जाता है। कितना परसेंट? 20% मिलाया जाता है। यानी इसमें जो सबसे कम आप HCl की मात्रा है उसको मार देंगे, यानी 20 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। यानी कम मात्रा में मिलाया जाता है, ज्यादा मात्रा में जल होता है। तो इससे आपका कौन सा मिश्रण बनता है प्यारे बच्चे? एजियोट्रॉपिक मिश्रण का निर्माण होता है। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि किसी विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? तो आप ध्यान रखें इसमें आपको अनुसंख्यक यानी संख्या आ रहा है ना। तो इसमें देखें विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की प्रकृति नहीं, विलायक के कणों की प्रकृति पर नहीं, विलय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। यानी ऑप्शन डी गलत, सी गलत और बी भी गलत। यानी कि संख्या यहाँ आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट। नहीं, राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए। अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं किसके ऊपर बच्चे? विलय के कणों की संख्या के ऊपर। समझा गई बात ना? ये चीजें। चलिए आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अनुसंख्यक गुणधर्म है। अब हम लोग से पूछा अनुसंख्यक गुणधर्म। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में कि अनुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं? 4। तो उसमें से एक आपका है यहाँ पर दिया हुआ कौन? प्रासरण दाब। बाकी आपका पृष्ठ तनाव घनत्व ये आपका गलत है इस क्वेश्चन के लिए। समझा गई बात ना? तो प्रासरण दाब आपका क्या एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है। नहीं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग से एक निम्नलिखित में किसके प्रासरण दाब सबसे कम होता है। यहाँ भी आपका पूछ दिया प्रासरण दाब सबसे कम होता है। नहीं, ये चीज तो अब प्रासरण दाब कम होगा किसमें? तो जो पदार्थ आपका वियोजित होंगे उसका प्रासरण दाब ज्यादा होगा। आयन की संख्या जितना ज्यादा होगा दाब उतना ही ज्यादा होगा प्रासरण दाब। और जब आयन की संख्या कम रहेगा तो प्रासरण दाब भी क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ देख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, पोटेशियम क्लोराइड। एक आपका है स्वर्ण विलयन यानी AU सोना, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2। यहाँ पर है एल्यूमिनियम फास्फेट, नहीं एल्यूमिनियम फास्फेट है आपका, हाँ एल्यूमिनियम फास्फेट यानी सॉरी यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट होगा ना, यहाँ पर ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा यहाँ पर? एल्यूमिनियम सल्फेट, अच्छा से लिख देते हैं इसको एल्यूमिनियम, ये आपका काट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे नीचे सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 के ऑल 3। ये आपका हो गए। तो अब यहाँ पर आपका आयन में ए भी आयन में टूट जाएगा, नहीं KCl आपका पोटेशियम आयन प्लस Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड ए भी आपका मैग्नीशियम आयन और आपका किस में टूट जाएगा? Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। नहीं, तो ए आपका मैग्नीशियम आयन क्लोरीन आयन टूट गया, ए भी आपका टूट जाएगा आयन में। एल्यूमिनियम प्लस 3, नहीं 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई और प्लस में आपका 3 सल्फेट आयन। तो यहाँ पर आयन में टूट रहे हैं लेकिन आपका सोना गोल्ड ए आयन में टूटेगा नहीं। अब इसको ये नहीं तोड़ दीजिएगा सर ए और यू अलग हो जाएगा, नहीं ए आपका ए और यू एक ही में है ना, ये एक ही संकेत है आपका किसका? सोना यानी गोल्ड का। तो ये आयन में वियोजित नहीं हो रहा है, नहीं टूट रहा है, इसलिए आपका इसका जो है स्वर्ण विलयन का जो प्रासरण दाब सबसे कम हो गया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। समझ आ गई बात? ये चीज है, समझ रहे हैं ना? चलिए तो अब आप विद्यार्थियों बताइए 9 क्वेश्चन पढ़े हम लोग, इसमें से आप लोग को किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर कह रहा है 20% KI पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन है कि मोलरता ज्ञात करें। यदि विलयन का घनत्व यानी डी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.02 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग को बताना है मोलरता। क्या बताना है प्यारे बच्चे? मोलरता कितना होगा इसमें से, नहीं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, KI का जो परसेंट दिया हुआ 20 ग्राम है ना, तो हम लोग मोलरता बराबर क्या निकालेंगे, मोलरता बराबर फार्मूला आप लोगों को बताए थे, प्रतिशत गुने आपका घनत्व गुने क्या हो जाएगा 10 बटा में आपका MA यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो अब यहाँ पर बैठा देंगे हम लोग, कितना परसेंट दिया हुआ है 20% है, गुना घनत्व कितना दिया 1.02 गुना आपका कितना हो जाएगा 10 बट्टे में क्या लिख देंगे हम लोग पोटेशियम आयोडाइड, इसका निकाल देंगे आणविक द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान। तो पोटेशियम का कितना होता है प्यारे बच्चे 39 होता है, प्लस आयोडीन का कितना द्रव्यमान संख्या होता है 127, जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 166, यानी कि नीचे हम लोग लिख देंगे कितना 166। अब इसको हल करेंगे तो अब आपका कितना निकल कर आएगा 1.2, 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि आप इसको हल करें तो 1.2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी इज द राइट। समझा गई बात ना, 1.2। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग अपने आसान तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। ये चीज इसमें देख सकते हैं कितना टाइमिंग लगा आपका, 1 मिनट भी आप नहीं लगने देंगे इसको, अगर अच्छे से समझ गए जाइएगा तो चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है प्यारे बच्चे 11 नंबर। अब किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी गैस को द्रव में घोलना है तो द्रव में घोलने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि गैस की द्रव में विलेयता, अर्थात इसका मतलब कह रहे हैं वहां कि गैस को किसमें घोलना हम लोग को, द्रव में। तो गैस को द्रव में घोलने के लिए क्या करना पड़ता है, तापमान को कम करना पड़ता है, टेम्परेचर कम, और आपका जो दाब होता है उसको बढ़ाना पड़ता है ना, यानी कि दाब कम करना होगा, नहीं दाब कम नहीं तापमान को कम किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दाब अधिक करना होगा। हाँ, अगर आपको गैस को द्रव में घोलना है, जैसे यहाँ पर आपका कोई द्रव है, नहीं इसमें द्रव आपका घोला हुआ है, द्रव है, अब इसके अंदर आपको क्या मिलाना है, गैस। क्या मिलाना है प्यारे बच्चे, गैस। तो इस कंडीशन में तापमान को कम करना होगा और दाब को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है ना, दाब अधिक करना होगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। बाकी ताप अधिक करना नहीं, ताप को कम किया जाता है, उपरोक्त सभी है तो तीनों होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात ना, ये चीजें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे आपका क्या करें। आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें, आदर्श विलयन के लिए क्या आवश्यक शर्त है ना, इसमें हम लोगों को देखना है क्या बच्चे, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन किसको बोलते हैं आप लोग को पता होगा ना, आदर्श विलयन किसको बोलते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आदर्श विलयन करते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसको अनादर्श विलयन बोलते हैं। सुना गई बात ना। और आदर्श विलयन के में क्या होता है, उसके आयतन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना उसके एंथैल्पी पर कोई प्रभाव पड़ता है, डेल्टा एच अपरिवर्तित, डेल्टा वी भी आपका क्या होता है अपरिवर्तित। और ये तो आपको पता है प्रेशर बराबर आपका होता है, यानी कुल दाब बराबर आपका दोनों अवयव का दाब, P बराबर PA प्लस क्या हो जाएगा PB, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए इज द राइट। और बाकी आपका ऑप्शन बी और सी जो है ये आपका धनात्मक विचलन के लिए है और ये आपका ऋणात्मक विचलन के लिए यानी अनादर्श विलयन के लिए दोनों है। सुना गई बात ना, ये चीज है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका किसके लिए है, धनात्मक विलयन। कौन से विलयन के लिए प्यारे बच्चे, धनात्मक विचलन, यानी कि अनादर्श विलयन में आपका धनात्मक विचलन, और ये आपका किसके लिए है, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन ये आप ध्यान रखेंगे। और बाकी आदर्श विलयन के लिए आपका कौन हो जाएगा, P बराबर PA प्लस PB और डेल्टा एच 0, डेल्टा बी भी क्या होता है 0। समझ में आ गई बात ना। चलिए तो हम लोग 12 क्वेश्चन देखें।
चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 13 नंबर में हम लोग को कह रहा है स्थिर क्वांति एजियोट्रॉफिक मिश्रण में घटकों के समान होता है। क्या समान होता है? तो यहाँ पर आपका स्थिर क्वांति मिश्रण में जो भी घटक मिलाएंगे उस घटक में आपका क्वथनांक दोनों, स्थिर का मतलब क्या होता है? समान। स्थिर का मतलब समान, यानी कि आपका, और क्वांति यानी कि क्वथनांक। तो अब स्थिर क्वांति मिश्रण में क्वथनांक क्या होता है? समान होते, इसीलिए तो इसको स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। समझा गई बात ना? यानी कि आपका क्वथनांक हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट। समझा गई बात? चलिए चलिए आगे हम लोग, चलिए आगे चलते हम लोग। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा कि परिशोधित स्प्लिट। परिशोधित स्प्लिट, यहाँ पर ध्यान देंगे, परिशोधित स्प्लिट एक प्रकार का विलयन है। किस प्रकार का विलयन है? ऋणात्मक विचलन अनादर्श आपका है, या फिर धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन है, और आदर्श विलयन या उपरोक्त सभी इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है पहले क्या प्यारे बच्चे, आपको ध्यान देना है कि देखेंगे यहाँ पर आप कि आप परिशोधित स्प्लिट में आपका क्या होता है? 95% आपका एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है। और आपका 5% इसमें क्या मिला हुआ रहता है? जल मिला हुआ रहता है। और इससे जो आपका उत्पन्न होता है वो धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन होता है। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी। याद रखेंगे कि आपका परिशोधित स्प्लिट में आपका 95% एल्कोहल होता है और आपका 5% क्या होता है? जल। ऐसे आपका क्या बनता है? परिशोधित स्प्लिट। और इससे हम लोग को कौन सा विचलन मिलता है? धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन। समझा गई बात ना? ये चीज है, यानी यहाँ पे एल्कोहल शराब हो गया। समझा गई बात ना? ये चीज है। चलिए आगे चलते हम लोग। फिर आगे निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? अब देखिए हम लोग से कह रहा है कि नीचे आपका दिया हुआ अलग अलग पदार्थ और राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। नहीं, धनात्मक विचलन पूछ रहा है। तो ये आपका C6H6 और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों आपका सेम प्राकृतिक है, तो इसलिए आपका ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं, आदर्श विलयन। ये भी आपका सेम है तो ये हो जाएगा क्या आपका? ये भी आपका आदर्श विलयन। लेकिन ये दोनों आपका यहाँ पर एल्कोहल है। जस्ट पीछे हम लोग देखें कि यहाँ पर धनात्मक विचलन आती है। धनात्मक विचलन किस में? एल्कोहल रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। यानी कि यहाँ पर आपका होगा धनात्मक विचलन। और ये एसीटोन है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक विचलन। यानी कि हम लोग को धनात्मक विचलन दर्शाने के लिए पूछ रहे, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी इज द राइट। समझा गई बात ना? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ध्यान देंगे। चलिए आगे हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर है 16 नंबर। यदि आपका मोल प्रभाज XA दिया हुआ है, मोल प्रभाज में XA 0.5 है, तो XB का मान क्या होगा? 1, 2, 0.5, 0.2। ये सिंपल हम लोग को पता है कि जो आपका मोल प्रभाज होता है प्यारे बच्चे, नहीं, यानी कि X बराबर जो आपका होता है फॉर्मूला, X बराबर यानी कि XA प्लस XB, यानी मोल प्रभाज हम लोग लिखते हैं ना। मोल प्रभाज यानी XA प्लस XB बराबर क्या होता है? 1। XA प्लस XB बराबर क्या होता है? 1। यानी कि XA का मान हम लोग को 0.5 दिया हुआ है, तो XB नहीं निकल जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, XB बराबर 1 माइनस 0.5 जाएगा उधर। इसके बाद आपका 0. कितना बच जाएगा? 5 आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। केमिस्ट्री कोई आपका भाष नहीं है, बहुत, बस आप इस तरह से बता देंगे कि आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगा ना। आप बोलेंगे केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं, बस खाली आप कंटिन्यू बनाए, अपना कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो भी क्लास होता है उस क्लास में कंटिन्यू आप बने रखिए और अपना नोट्स वगैरह बनाइए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो आप हमको बताइएगा। चलिए आगे आपका है आदर्श विलयन। कौन सा विलयन? आदर्श विलयन के लिए कौन सा पद सही नहीं है? आदर्श विलयन के लिए कौन सा पद सही नहीं है? ये भी आदर्श विलयन के लिए सही है, नहीं, ये भी आदर्श विलयन के लिए सही है आपका, और ये भी सही, लेकिन ये आपका नहीं, ये अनादर्श विलयन के लिए है, इसलिए आपका आदर्श विलयन का नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? डी। क्लियर है? चलिए आगे।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद आपका आगे है कि अब आप 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप पढ़िए इसको क्या कह रहा है ना। वो कह रहा है कि दो वाष्पशील द्रवों ए व क्या है बी के वाष्प दाब क्रमशः दिए हुए हैं आपका 100 और कितना है 200 mmHg है। यदि एक्स ए x1 है, इसके आपका एक्स ए आपका 0.5 है तो कुल वाष्प दाब होगा, यानी P बताना हम लोग को। सिंपल है, दो वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव का मतलब आपको पता है वे द्रव जो उष्मा मिलने पर वाष्प में परिवर्तित होने लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पशील द्रव बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका दो वाष्पशील द्रव है और दोनों का वाष्प दाब दिया हुआ है। एक का दिया हुआ आपका कितना, एक का दिया हुआ है प्यारे बच्चे आपका 100 और एक का कितना दिया हुआ है 200 यानी 200 दिया हुआ है। एक से पहले अवयव का हम लोग को मोलंस भी दिया हुआ है, तो हम लोग को कह रहा है कि कुल वाष्प दाब आप बताइए। तो सिंपल से हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होगा कि P नॉट A का मान दिया हुआ है, पहले अवयव का कितना है प्यारे बच्चे दाब 100, नहीं दूसरके का कितना है P नॉट B बराबर आपका हो जाएगा कितना 200। इसके बाद पहले अवयव का मोलंस दिया हुआ है कितना 0.3 और XB दूसर का अवयव का मोलंस कितना हो जाएगा मोल प्रभार, तो आपका 0.3 है तो एक में माइनस करेंगे तो 0. कितना बच जाएगा आपका 7 यानी कि 0.7 आ जाएगा। इसके बाद अब हम लोग को क्या कर रहा है कुल दाब, यानी कुल दाब P बराबर P नॉट A और हो जाएगा एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू हो जाएगा एक्स बी। अब मान रख करके हल कर दीजिए, आपका P नॉट A हो जाएगा 100 और एक्स ए आपका 0. कितना है 3 प्लस आपका P नॉट B 0. कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई आपका कितना 200 दिया हुआ है ना, सॉरी एक्स बी का आपका 200, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे गुना कर सकते हैं। तो ये आपका 200 मल्टीप्लाई 0. आपका कितना हो जाएगा 7, हल करेंगे इसे आपका कितना आ जाएगा 30 प्लस इसे हल करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा आपको, पॉइंट हटाएंगे तो 140 यानी जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा बबुआ 70 mmHg यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप देखेंगे 170 कहीं दिया हुआ है, क्या दिख रहा है आपको 170 आपका दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, क्लियर है। चलें आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो बहुत नॉर्मल तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन बहुत अति चुन कर लाया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं इसलिए आपको ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन बताया जाए क्वेश्चन को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 19 नंबर आपका क्या कर रहे हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल के लिए, किसके लिए, जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक केवी का मान होगा, याद रखेंगे केवी का मान आपको बताना है, तो केवी का मान 0.52 आपका होता है यानी ऑप्शन डी। और ये जो आपका होता है बच्चे वो किसका मान होता है के एफ का होता है, इसको बोलते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। ये क्या है अवनमन स्थिरांक ना, याद रखेंगे ये अवनमन स्थिरांक। आपसे पूछे कि के एफ का मान तो ए 1.86 आपका होता है और आपका के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक तो 0.52 होता है। सुना गई बात ना, ये चीजें तो कोई भी पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों याद कर लेना है। सुना गई बात ना। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट है, नहीं बस समझ आएंगे क्वेश्चन, अच्छा समझ आएंगे आप खुद कर लेंगे इसमें। तो अब यहाँ क्वेश्चन करें, यदि किसी विलायक का क्वथनांक दिया हुआ है, कितना डिग्री है प्यारे बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें किसी विलेय पदार्थ को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया, कोई भी विलेय पदार्थ को। अब उसको मिलाने से आपका क्या हो जाता है कि जो क्वथनांक, ये आपका क्वथनांक है, क्वथनांक ना, ये आपका क्वथनांक हो जाएगा, क्वथनांक 100 कितना है 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता
है तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, तब आपको बताना है क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। नहीं, एक चीज आपको बताना है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, हम लोग को उन्नयन बताना है। नहीं, ये याद रखना है, यानी कि डेल्टा आपको टी एफ बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चे, डेल्टा टी एफ का मान बताना है। डेल्टा टी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा ना, तो आपको सिंपल से यहाँ पर आपको दिया उन्नयन बताना, हम लोग को क्वथनांक में उन्नयन बताना है, ओ सॉरी के एफ बताना है, डेल्टा के एफ। के एफ का मान बताना है, क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, तो के एफ बराबर आप लिख सकते हैं, के एफ बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आपका दिया हुआ कितना, जो ज्यादा अगर बढ़ गया प्रति आपका तापमान, तो बेसी में से कम वाला को माइनस कर दीजिए, कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो आपका 102 में से हम लोग को क्या करना है, 100 घटा देना है, आपका कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, सी। सिंपल सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा है। नहीं, ये चीज है, तो समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर बड़ा दिखे तो उसको देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है सोल्यूशन उतना ही छोटा होता है, और आप क्वेश्चन अगर समझ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन भास्ट नहीं होता, आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। समझ गए यहाँ पर ना, सिंपल है। तो विलायक का आपका क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, विलय मिलाया तो 100 कितना हो गया, 2, तब इसमें उन्नयन कितना हो, यानी अंतर कितना का आया, तो 200, 102 में से 100 माइनस कर दिया, यानी कितना का अंतर आया आपका, 2 डिग्री सेल्सियस का। कब, जब हम लोग विलायक में विलय को मिला दिए, तब मिलाने के बाद आपका चेंज होगा, उसी को हम लोग को क्वथनांक में क्या बोलते हैं, उन्नयन, यानी केफ का मान हम लोग को कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। नहीं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्या करें यहाँ पर, एक क्वेश्चन हम लोग को कह रहे हैं 21 नंबर की, समान ताप पर 2 विलयनों की सांद्रता भी क्या है, समान है। नहीं, सांद्रताएं भी क्या है, समान है। यदि एक विलयन का प्रासरण दाब कितना हो, 1.7 एटीएम एटमॉस्फेरिक है, तो दूसरे विलयन का प्रासरण दाब बताइए, यानी कि ज्ञात करना है, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है ना, ये याद रखेंगे, क्या करना है, इसको याद करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या बच्चे, कि आपका समान ताप दिया हुआ है, ताप कुछ है समान, 2 विलयनों की सांद्रता भी क्या है, समान, यानी कि C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2। और यदि एक विलयन का प्रासरण दाब यानी P1 आपका दिया 1 पॉइंट कितना, 1 पॉइंट आपका 7 एटीएम दिया हुआ है ना, तो आपको बताना है P2 बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि जब सांद्रता प्रासरण दाब अगर समान हो, तब उस कंडीशन में आपका फार्मूला क्या होता है, P1 बराबर P1 बटा P2 बराबर C1 बटा C2। नहीं, अब यहाँ क्या कर रहा है कि सांद्रता समान है, यानी C1 C2 क्या है, बराबर, तो यानी कट जाएगा। अब आपका P1 बटा क्या बचेगा प्यारे बच्चे, P2 बराबर, इधर 1 उधर चल जाएगा, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2। तो P1 कितना है आपका 1.7, तो P2 के बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 1.7, यानी कि ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी। तो P1 जितना उतना ही आपका क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। समझा गई बात ना, ये चीजें हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट। कोई दिक्कत, इसको ध्यान रखना है कि जब सांद्रता समान हो तो आपका दाब भी क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है। समझा गई बात ना, ये चीजें। चलिए तो अब आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विलयन की मोललता 1.1 मोलर आपका मोलल दिया हुआ है, इस विलयन का हिमांक और नमन ज्ञात करें, जबकि KF का मान आपको दिया हुआ है। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को यदि किसी विलयन की मोललता आपका दिया हुआ है, नहीं 0 पॉइंट कितना है 1 मोल दिया, मोलल दिया हुआ है, इस विलयन का हिमांक और नमन ज्ञात करना है, हिमांक और नमन ज्ञात करना हम लोग को। यदि इसका आपका KF का मान इतना दिया हुआ है, नहीं, तो आप इसको सॉल्व करके आप बताना कितना हो जाएगा ना, सॉल्व कीजिए आप लोग, कितना होगा ये चीज। तो हम लोग को क्या बताना है यहाँ पर हिमांक का अनमन, यानी कि आपको बताना है TF बताना है, हिमांक का क्या बताना है, अनमन बताना है। तो आपका TF बराबर आपका क्या हो जाएगा,
TF बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं KF मल्टीप्लाई आपका क्या बच्चे, मोललता दिया हुआ आपका ना, कितना दिया हुआ है वहां पर दिया हुआ, तो KF का मान आपका कितना है, KF का मान है आपका 1.86 मल्टीप्लाई 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.186, ये आपका निकल कर आता है डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। समझ आ गई बात ना, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो KF आपका यानी दिया हुआ हम लोग को और मूललता दिया हुआ, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 0.186, यानी कि हिमांक और नमन आपका कितना होगा 0.186 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 23 नंबर 23, देखेंगे प्यारे बच्चे, आपको बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको SPM हम लोगों ने कहा था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से किस प्रकार के कण गुजर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर आपका कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपने क्या किया, इस तरह से आप एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिए, एक क्या है बच्चे SPM है, और इस साइड में आपने क्या कर दिया तनु विलयन, इधर क्या है तनु विलयन और इधर आपका सांद्र विलयन, नहीं तो तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब यहाँ पर क्या होगा कि इधर तो आपका विलेय और विलायक दोनों का कण होता है और इधर भी विलेय और विलायक का कण, नहीं तो इसमें विलेय का कण थोड़ा बड़ा होते हैं, विलेय का कण क्या होते हैं बड़ा होते हैं ना, याद रखें विलेय का कण आपका क्या होता है बच्चे, विलायक के कणों से बड़ा होते हैं और विलायक का कण आपका छोटा होता है, विलायक का कण छोटा होते हैं। तो यहाँ पर सेमी परमिएबल जो आपका होता है SPF, इसमें जो आपका कण इस पार से उस पार होते हैं गुजरते, वो विलायक के कण होते हैं, विलेय के कण को जाने नहीं देता है, लेकिन विलायक के कण को क्या करने देता है, जाने देता है, यानी विलेय के कण आपका गुजरते हैं। तो इसके ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट। समझ गई बात ना, ये चीज को ध्यान रखना है। तो अब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, विलायक के कण ही आपका अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर सकते हैं, लेकिन विलायक के कण नहीं जाते। समझ गई बात ना, ये चीज। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि अब गैस व गैस से बनाए विलयन है, गैस और दोनों गैस को आपस, दो गैस को आपस में क्या किया गया, मिला करके विलयन बनाया गया है, तब आपको कह रहा शुद्ध पदार्थ होंगे नहीं, अगर विलयन है तो शुद्ध तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें दो आपका है। सदा गई बात ना। अब इसके बाद आपका विषमांगी मिश्रण, विलयन है तो विषमांगी मिश्रण भी नहीं होगा, विषमांगी विलयन आपका विषमांगी मिश्रण नहीं होता और निलंबन हो जाता है, तो ऑप्शन ए गलत, बी भी गलत, लेकिन समांगी मिश्रण, हाँ विलयन एक प्रकार का आपका क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, यानी गैस व गैस जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, समांगी मिश्रण हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये चीज उपरोक्त सभी ये नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी आपका सही। समझ गई बात ना, ये चीज गैस को गैस से बनाया गया जो आपका विलयन है वो क्या है, विलयन बोला इसलिए वो आपका क्या होंगे, समांगी मिश्रण होंगे। समझ गई बात ना, ये चीज। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आगे 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहे शुद्ध जल की मोललता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें कोई डाटा नहीं दिया हुआ है और आपसे इसको इसका पूछ रहा है क्या होगा, नहीं मोललता क्या, लेकिन इसमें कोई डाटा भी नहीं है, फिर भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, अब इसको हम लोग को बताना है कि शुद्ध जल की मोललता क्या होगा ना। तो शुद्ध जल की मोललता के लिए आपको क्या करना है, जल की मोल संख्या निकालना है, तो मोललता बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, मोललता बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, मोललता। तो मोललता बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, मोल संख्या, मोललता बराबर क्या निकालेंगे, मोल संख्या ना। तो आपका यहाँ पर मोल, मोल संख्या के लिए हम लोग को क्या फार्मूला होता है, भार बटा अनुभार, भार बटा क्या होता है, भार बटा अनुभार होता है ना, अनुभार।
अब भार बटा अनुभार, तो आपको यहाँ पर ले लेना है भार आपका कितना, इसका मोललता यानी 1000 ग्राम, 1 kg बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। अनुभार आपका शुद्ध जल का कितना होता है 18। अब इसको हल करेंगे तो आपका कितना निकल कर आता है 55.5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। समझा गई बात ना। ये चीज तो शुद्ध जल का जो मोललता होता है उसको आप याद भी रख सकते हैं, 55 पॉइंट कितना होता है 5 मोललता होता है ना, ये याद रखेंगे। इसके बाद अब आगे क्वेश्चन आपका 26 नंबर, ये डाटा दिया हुआ है, कह रहा है 6 ग्राम आपका NH2CO NH2 आपका दिया हुआ है, कहा कितना ग्राम 94 ग्राम जल में क्या किया गया है, विलयन है, नहीं बोला हुआ है, यानी 94 ग्राम जल है और 6 ग्राम आपका यूरिया NH2CO NH2, ये क्या है आपका यूरिया है ना, ये यूरिया को क्या किया गया, मिलाया गया किसमें 94 ग्राम जल में। तो विलयन का क्या बताना है प्यारे बच्चे हम लोग को, भार प्रतिशत। भार प्रतिशत को हम लोग क्या लिखते हैं W/W प्रतिशत ना, ये चीज। तो अब यहाँ पर आपका W/W जो यानी भार प्रतिशत बराबर होता है कि W आपका A मतलब विलेय का भार बटा WA प्लस WB, विलेय प्लस विलायक का भार, नहीं, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो अब WA यानी कि आपका विलेय हो जाएगा कितना 6 बटा 6 प्लस विलायक कितना ग्राम दिया हुआ है 94 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। इसको हल करेंगे 6 बट्टा में 94 और 6 आपका कितना हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 100, और 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना प्रतिशत आ गया आपका 6। कितना परसेंट है आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे, आप बस कंटिन्यूटी अपना बना करके पढ़िए, आपको कहीं भी अभी दिक्कत नहीं होगा, नहीं ये हम आपको बता देते हैं, बस खाली आप कंटिन्यूटी बनाइए और अपना जो भी क्वेश्चन बताया जाता है तो उसको आप अपने हैंड से हाथ से मतलब लिखिए, अपना से लिखने से आपका ज्यादा याद रहता है, और नोट्स आपका टॉपिक बाय टॉपिक बनाइए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कहीं परेशानी ना हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, अरे मोलरता का समीकरण, मोलरता समीकरण कौन सी है, मोलरता को कौन सी समीकरण से ना, तो M1 M(V2) M2 V2 नहीं, ये तो नहीं होगा, M1 M/M2 नहीं, ये भी आपका नहीं होगा, M1 V1 हाँ M2 V2 ये आपका हो सकता है, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, और बाकी ऑप्शन आपका गलत है। मोलरता समीकरण को कौन सी आप मोलरता समीकरण कौन सी है, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा आपका M1 और V1 बराबर M2 V2, सुना गई बात ना, ये चीज है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिमांक में अनमन विलयन का कौन सा गुण हिमांक है, तो सिंपल सा कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म, यानी ऑप्शन ए, समझा गई बात ना। चलिए तो अब आगे आपका दिया हुआ है कौन सा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा संभव है, तो आपको पता है उत्क्रमण यानी आरो आपको पता है, नहीं तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा सी। कोई दिक्कत, चलिए तो उत्क्रम प्रासरण यानी आरो लगा हुआ रहता है घर में, जिससे पानी को क्या किया जाता है शुद्धिकरण किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपका 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है, कितना आपका मोलर बनेगा। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है बच्चे, ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है, यानी आपको मोलरता ज्ञात करना है यहाँ से, और मोलरता ज्ञात करके आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको क्या होगा। देखते हैं कौन कौन से बच्चे आपका सही ऑप्शन बताते हैं, सही आंसर बताते हैं। अगर आपको दिक्कत में होता है तो आप बताएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। सुना गई बात ना। चलिए तो आज हम लोग चैप्टर 1 से 30 MCQ 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस वीडियो को लास्ट करते हैं यहीं तक। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, इससे इसी चैप्टर से और क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, समझ आ गई बात ना। ये जो तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी कंटिन्यू बने रहिए। चलिए तो आप सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक बने रहने के लिए।